Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we had discussed the dynamics. अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो सारा जो टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग ऑन द मोशन. हमने मोशन के साथ ही अब तक काम किया था. जैसे देखो फिजिक्स के जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थे दैट आर द वेरी बेसिक चैप्टर, दैट इज द इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक चैप्टर्स. थर्ड चैप्टर वाज अ मोशन इन अ वन डायमेंशन, दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद मोशन इन अ टू डायमेंशंस, दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन. उसके बाद लॉज ऑफ द मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन. तो अब तक जो भी ये फिजिक्स का अप्रोच था वो सारा मोशन के रिगार्डिंग था. हमने अलग-अलग टाइप के मोशंस डिस्कस किए. हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इतने अलग-अलग टाइप के मोशंस भी डिस्कस किए. लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन के बारे में भी डिस्कस किया. अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो थोड़ा अलग है. दैट इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली लिंक्ड विद द मोशन. ये ग्रेविटेशन है. फ्रेंड्स, हमको पता है कि देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस. आपको ये पता होगा. इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट. The four name of the four fundamentals forces are a gravitational force, Weak nuclear, strong force, nuclear, strong nuclear force, weak nuclear force, and then a electromagnetic Gravitational. electromagnetic. electron. So these are the four fundamental forces. Amongst the all four fundamental forces, the gravitational force was the weakest one. वो सबसे वीक है. बट भले ही वो वीक है, इट इज़ अ वीक विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फोर्सेस, बट हमारे लिए वो वीक नहीं है. ये जो फोर्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में सबसे ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट करता है. बिकॉज एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स experiences the gravitational attractional force by the other particle. तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके पास मास नहीं है. देखो, मास इज द कोज ऑफ दिस फोर्स. मास के द्वारा ये फोर्स प्रोड्यूस होता है. मास इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं जिसके पास मास नहीं है. तो मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ना, वो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पार्टिकल, हर एक अ, मतलब ये यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके ऊपर यहाँ पे ये फोर्स लगने वाला है. अर्थ सन के आसपास, नॉट ओनली द अर्थ, अदर प्लैनेट एज वेल. सो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Gravitational. Force is responsible for that. A moon is revolving around the earth. Which force is responsible? Once again I should say, Gravitational force. हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कुछ ऑर्बिट के अंदर हम सेंड करते हैं और उसके बाद अर्थ के आसपास रोटेट कराते हैं, तो उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. तो हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ये ग्रेविटी के साथ कनेक्टेड कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ आप यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे सीखने वाले हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो भी कंसेप्ट आप यहाँ पे सीखोगे, वही चीज़ आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी काम आएगी. जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा. तो ये जो चैप्टर है उसके हर एक कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ ना कुछ हिसाब से यूज होने वाला है.
So with respect to this thing, this is a very 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 important chapter for your with respect to the 12th standard. तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा हमको यहाँ पे स्पेस मतलब थोड़ा यहाँ पे स्पेस फिजिक्स मतलब प्लैनेट्स के बारे में और वो सब यहाँ पे केप्लर्स थ्योरी ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, वो थोड़ा आगे का जो पोर्शन है, इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, वो इसके बेस पे है। तो थोड़ा हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में, देख लेते हैं, उसके बाद लीगली ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं क्या है। तो क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो हिस्ट्री जो है वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए होती है, वो आपको एज ए लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट वो जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से ये सब कुछ आया, कहाँ से हमने स्टार्ट किया ये। तो द अर्लीस्ट recorded model for the planetary motion proposed by the Ptolemy, P is silent here, Ptolemy, about the 2000 years ago, was a geocentric model. तो geocentric model का मतलब क्या हुआ कि टॉलेमी जो था उसने, जियो का मतलब अर्थ, उसने क्या सोचा था कि भाई जो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है ना अर्थ है और उसके अराउंड सारा यूनिवर्स घूमता रहता है। बट दैट वाज अ, एज यू नो, दैट वाज अ रॉन्ग अजम्पशन। तो सबसे पहले टॉलेमी ने ये बताया कि भाई अर्थ सबके सेंटर में है और उसके आसपास सब कुछ घूमता है, in which all the celestial objects like a star, sun and planets are revolving around the earth. But it is not a true model. A more elegant model in which the sun was the center around which the planets revolved, this is called the heliocentric. helio मतलब ये ग्रीक लैंग्वेज में हेलियो का मतलब होता है सन। तो सन यूनिवर्स के सेंटर में है और उसके आसपास सब कुछ रिवॉल्व होता है। वैसे ये भी 100% करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं, with respect to our solar system, it is a true that earth is in the center, but we cannot say that the earth is the center of the whole universe. वो चीज़ बराबर नहीं है। बट तो भी पहले जो मॉडल था उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई उसने सन को सेंटर में रखा और बाकी को सब कुछ घुमाया। एंड दैट मॉडल इज गिवन बाय आवर इंडियन ऋषि मुनि श्री आर्यभट्ट। बट क्या था कि आर्यभट्ट ने ये मॉडल तो दिया था बहुत साल पहले, बट वो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं किसी जगह पे। वो ऑथेंटिकेट हमारे पुराने जो ग्रंथ्स है उसके अंदर तो है, बट उसको वैलिडेट नहीं किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो एक्चुअली आर्यभट्ट के बाद 1000 ईयर्स के बाद कोपरनिक्स ने एक मॉडल दिया, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो वो उसको ऑथेंटिकेट किया है पूरे यूनिवर्स में। बट हम लोगों ने तो आर्यभट्ट ने तो ये तो उसके भी 1000 ईयर्स पहले बता दिया था लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट कम इन द पिक्चर। सो उसके आफ्टर 1000 ईयर्स लेटर निकोलस कोपरनिक्स proposed a model in which a planets move in the circle around the fixed central sun. His theory was described by the church, discredited by the church, बट नोटेबल बाय द गैलीलियो। आपको शायद ये कोपरनिक्स का पूरा स्टोरी पता होगा। कोपरनिक्स ने पहले है ना, जो ये जो टॉलेमी था, दैट वाज अ क्राइस्ट इन द चर्च। तो वो टॉलेमी ने जो बताया था वो सब लोग मानते थे कि भाई वही वही सत्य है, वही वैलिड है। बट अपोजिट टू दैट ये कोपरनिक्स ने बताया कि भाई ये गलत है। जो कैथोलिक जो बता रहे हैं वो, मतलब एट दैट टाइम वो रोमन कैथोलिक होता, जो बताते थे वो सही है ऐसा माना जाता था, बट उसने अगेंस्ट पे जाके ये बताया। तो शायद आपको पता होगा कि उसको मतलब इसको प्रिजन जेल में डाल दिया था कोपरनिक्स को। बट गैलीलियो ने वो वैलिडेट किया कि भाई ये कोपरनिक्स जो बोल रहा है वो सही है। गैलीलियो ने थोड़ा बहुत उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद टाइको ब्राहे वाज द साइंटिस्ट जिसने मतलब पूरा रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। टाइको ब्राहे ने क्या किया था कि भाई जो बहुत ही सारे ऑब्जर्वेशंस
के द्वारा कुछ ना कुछ उसके बुक के रिकॉर्ड किया था, कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट्स जो ऑब्जर्वेशंस के जो रिजल्ट्स थे उसने पूरा एक नोटबुक बनाया था, उसके अंदर रिकॉर्ड किया था। और वो जो डेटा मिला, उसने पूरा एक डेटा बनाया था, उसको ये जो टाइको ब्राहे ने जो डेटा बनाया, उसको एनालाइज़ किया केपलर ने। और बाय द एनालिसिस ऑफ द डेटा टेकन बाय द Tycho Brahe, Kepler had derived a 3 laws for the planetary motion. तो जितना इम्पोर्टेंस न्यूटन का मोशन के अंदर, मोशन को समझने के लिए न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ द मोशन आर कंसिडर टू बी अ बेसिक लॉ। तो जितना इम्पोर्टेंस वो न्यूटन्स थ्री लॉ का मोशन के अंदर है, उतना ही इम्पोर्टेंस ये केपलर्स थ्री लॉ का प्लानिटरी मोशन के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हिस्ट्री है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केपलर्स लॉ। तो फ्रेंड्स, टाइको ब्राहे ने जो भी डेटा कलेक्ट किया था, उसके बेस पे केपलर ने 3 लॉज यहाँ पे डिजाइन किए। तो उसमें से केपलर्स सेकंड लॉ जो है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ एरिया, वो एज ए 3 मार्क्स आपको प्रिपेयर करने का आएगा। अदरवाइज आपको 2 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स थ्री लॉ। तो आपको क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है, केपलर्स लॉ के जो स्टेटमेंट्स है, 3 ऑल द 3 लॉज, स्टेटमेंट ऑफ द ऑल द 3 लॉज, वो आपको प्रिपेयर करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड लॉ जो है, जो लॉ ऑफ द एरिया भी उसको बोलते हैं, उसको भी आपको एज अ लर्न बाय हार्ट करना है। दैट इज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्क। सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट लॉ? तो the very first law is all the planets move in the elliptical orbit with the sun situated at one of its foci of the ellipse. क्या आपके मैथ्स के अंदर आपको ये एलिप्स स्टार्ट हुआ पढ़ाने का? हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स, तो ऑल द थ्री आर इन द सेम चैप्टर। क्या वो चैप्टर स्टार्ट हुआ? नो सर। नो सर। ओके, सो आप जब वो लोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई एलिप्स जो होता है उसके 2 फोसाई होती है, मतलब उसका एलिप्स के लिए दिस 2 आर कंसिडर्ड टू बी इट्स फोसाई। उसके देयर आर 2 फोकस ऑफ द एलिप्स। यहाँ पे देखो, आपका एक मिसकंसेप्ट होता है, सब लोग ऐसा मानते हैं कि भाई यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे उसका सेंटर है एलिप्स का। ऐसा नहीं होता है। एलिप्स के लिए 2 जगह पे फोकस होता है, और सन का लोकेशन कोई एक फोकस पे होता है, और उसके आसपास जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द केपलर। इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। हाँ बोलो। Yes, sir. अच्छा, once again the statement is earth and other planet are revolving in the elliptical orbit, keeping the sun as one of its focus. So this is the statement of the first law. सर बोलो बोलो। सर ये एलिप्स वाला फिर से समझो, डायग्राम में जो किया वो हाँ लैग हो रहा था वॉइस। हाँ, तो क्या होता है कि एलिप्स के अंदर, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सर ये एस और एस डैश है वो सन की पोजीशन है। it that is s and s dash, just a minute, s and s dash is the 2 focus of the ellipse। जब आप मैथ्स के अंदर एलिप्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एलिप्स के अंदर, जैसे सर्कल में क्या होता है कि सर्कल का एक ही सेंटर होता है, बट एलिप्स के अंदर 2 उसके फोकस होते हैं, और सन कोई एक जगह पे होता है। मतलब आपके जो मिसकंसेप्ट है ये होता है आप लोगों का कि भाई अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सन का लोकेशन यहाँ पे सेंटर पे होगा, आप ऐसा मानते हो, बट ऐसा सही नहीं है। It is not the true. The true thing is the sun is not exactly at the center. It is slightly here, either here or here. दोनों में से कोई एक जगह पे हो सकता है। Is that clear to you? यस। सर इसका कोई रीजन है कि ऐसा क्यों है ये? ये जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अभी हम इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसका भी प्रूफ है, उसका भी सब कुछ, मतलब ये जो केपलर के जो थ्योरीज है उसके सारे प्रूफ है। तो
तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी पूरा आपको मिल सकता है नेट में से, आप थोड़ा सर्च करोगे तो उसका पूरा प्रोग्राम, बट वो थोड़ा यहाँ पे आपके कंटेंट के लिए बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है वो गेन करना है कि भाई जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, तो जो प्लैनेट है, नंबर वन, प्लैनेट के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होती, नंबर वन, वो एलिप्टिकल होती है। दूसरी बात, और वो जो सन होता है वो एग्जैक्टली एलिप्स के सेंटर पे नहीं होता है, वो कोई एक फोकस पे होता है। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे समझना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। देखो, आप एलिप्स कैसे बना सकते हो तो उसका मेथड भी दिया हुआ है, फिगर देख, आप देख सकते हो क्या? ये फिगर नीचे का, हाउ टू ड्रॉ द मेथड, हाउ मेथड ऑफ ड्राइंग द एलिप्स, वो देखा आपने? यस सर। यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो पी ए जितना, देखो ये है आपका पी है और ये ए है, तो आपको क्या करना है कि पी ए जितना लेंथ का स्ट्रिंग आपको लेना है और दो पॉइंट आपको कंसिडर करना है F1 F2। तो ऑब्वियसली ये जो F1 F2 का डिस्टेंस है उससे ये स्ट्रिंग का लेंथ ज्यादा होगा। ज़्यादा रहेगा। तो फिर आपको क्या करना है कि इसके बीच में कहीं पे आपको पेन रखना है और फिर ड्रॉ करना है पूरा, मतलब तो ऑटोमेटिकली आपका एलिप्स बन जाएगा। आप घर पे भी ये चीज़ कर सकते हो। आप एक वुडन कोई आपके पास शीट है तो क्या करोगे आप, वहाँ पे दो जगह पे कोई फिक्स करोगे पॉइंट को, कुछ हिसाब से आपको वहाँ पे F1 F2 लोकेशन आप कंसिडर करके वहाँ पे उसके साथ आप स्ट्रिंग को टाइट करके एक पेन लेके ऐसे पूरे आप ड्रॉ कर सकते हो। यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ शेप। Is it okay? And that is why F1 and F2 is considered to be a two focus of the ellipse. It is understood now? यस सर। Yes. अब देखो, आप देख सकते हो कि एलिप्स के अंदर जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ना वो बड़ा वाला एक्सिस है और ये उसका छोटा वाला एक्सिस है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इसको, इस डिस्टेंस को माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो कोई मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा? ए। और कोई मुझे बताएगा इसको क्या बोलेना चाहिए मुझे? अगर ये P2A मेजर एक्सिस है तो O2A क्या हो जाएगा? कैन आई से इट इज सेमी मेजर एक्सिस? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। यस तो जो केपलर्स थर्ड लॉ है वो वही है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम, द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ द square of periodic time of the elliptical orbit of a planet is directly proportional to the cube of a semi-major axis of the elliptical orbit. So this is the Kepler's third law. Once again, I'm telling you that we are not going to go in the detail of the proof of this law. First and third जो है Kepler's first and third law, उसको without the proof we will accept. Second law का proof है आपके सिलेबस में, बट फर्स्ट एंड थर्ड जो केपलर्स लॉ है उसको विदाउट प्रूफ विल एक्सेप्ट दैट फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. अब ये कहाँ से आया? सो नो वरी अबाउट दैट, यू नीड टू डायरेक्टली एक्सेप्ट राइट नाउ। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ। तो केपलर्स लॉ फॉर द प्लानेटरी मोशन, उसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड लॉ क्या है वो मैंने आपको बताया। तो थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of a revolution of the planet is directly proportional to the cube of a semi-major axis of a ellipse traced by that planet. So that is the Kepler's third law. First क्वेश्चन में आपको जस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मेथड आपको यहाँ पे मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताया हुआ है, उसको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ द केपलर सेकेंड लॉ फॉर द प्लानेटरी मोशन में उसको प्रूव करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में से जस्ट आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट लॉ को
लो ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लो ऑफ ऑर्बिट। थर्ड लो को लो ऑफ पीरियोडिक टाइम भी बोल सकते हैं। थर्ड लो जो है उसको लो ऑफ पीरियोडिक टाइम, देखो राइट द लो कैप्लर्स लो फॉर द पीरियोडिक टाइम, तो इसको लो ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड लो जो है उसको लो ऑफ एरिया बोलते हैं। तो अब क्या है सेकंड लो, पहले वो समझ लेते हैं। चलो मेरी बात सुनो, मान लो कि कोई प्लानेट, आर यू एबल टू सी दिस फिगर? आपको ये फिगर दिख रहा है? देखो तो क्या ये, Sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे सन है और ये प्लानेट यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है सन के आसपास इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एवरी टाइम द प्लानेट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन? यस और नो? प्लानेट Yes, sir. No, वो सेम रहेगा? no, बिल्कुल No, सेम नहीं sir. रहेगा, ऑब्वियसली सेम नहीं रहेगा। जब प्लानेट यहाँ पे आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द, Shortest. लेस। it is the shortest distance of the planet from the sun, and this will be the Longest. लॉन्गेस्ट। longest distance of the planet from the sun. Is it understood friends? यहाँ तक समझ में आया friends? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब प्लानेट सन के नजदीक आता है ना तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, बिकॉज डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा। तो जब प्लानेट नजदीक आएगा ना तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, तो मतलब उसका जो वेलोसिटी है, रोटेशन का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। तो अज्यूम कर लो कि हम 5 आवर का 5 डेज का ड्यूरेशन लेते हैं। अज्यूम करो कि हम 5 डे ड्यूरेशन एज अ टाइम इंटरवल, हम 5 डे का ड्यूरेशन लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 5 दिन के बाद जो प्लानेट यहाँ पे था वो यहाँ पे पहुँच गया। तो हाउ मच एरिया इट इज कवरिंग? तो सन एंड प्लानेट को कनेक्ट कर दो, तो वो जो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लानेट है विल इट ट्रेस हाउ मच एरिया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सन एंड प्लानेट को कनेक्ट किया जिस लाइन को, वो लाइन इतना एरिया ट्रेस कर रही है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस। कितना मैंने टाइम इंटरवल दिया था? 5 days. अब जब 5 days. हाँ, अब जब प्लानेट दूर होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगता है, तो उसका जो मोशन का जो स्पीड होता है वो थोड़ा कम होता है। अब होता है कम less. होता है। तो वापस से मैं है ना 5 डेज का ही ड्यूरेशन लूंगा, बट वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो नज़दीक ही रहेगा 5 डे के आफ्टर 5 डेज, बिकॉज उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है। बट अगर आप वापस से उसको कनेक्ट करोगे लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लानेट, और उसके द्वारा जो एरिया ट्रेस किया जाएगा अगर उसको मेजर करोगे ना, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट यू विल गेट? ये एरिया अगर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया लेस मिलेगा। देखो डिस्टेंस लेस मिलेगा, हाँ मीन्स डिस्टेंस, सॉरी। डिस्टेंस लेस मिलेगा, बट ये एरिया जो है ना, ये जो कवर्ड एरिया जो है वो Less मिलेगा. नहीं, वो दोनों केस में ऐसा पता चलता है कि दोनों केस में वो सेम मिलता है। देखो डिस्टेंस कम लगेगा बट एरिया तो सेम ही रहेगा। देखो सोचो अगर डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया होगा तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? देखो, आर यू एबल टू इमेजिन व्हाट आई मीन टू से? Yes, sir. यस सर। तो मैं ऐसा प्रूव करने वाला हूं कि एरिया इंटरसेप्ट बाय area traced by the line joining the sun and planet in the same interval of time will be always Equal. equal. The area traveled by line joining the sun and planet in the equal interval of time is always equal. So this statement is known as a Kepler's Third law. second law. Second law. थर्ड लॉ जो था वो पीरियोडिक टाइम के लिए था, तो ये एरिया के लिए है। द एरिया swept by the line joining the planet and sun in the equal interval of time will be always equal. So this is the statement of the Second law. Okay. तो फ्रेंड्स क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल, देखो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो क्या मैं उसका ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. यस।
अगर कोई यस सर। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ऑलवेज ट्रैवल करता रहता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा मैं, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा मैं कह सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ पे भी वही है कि अगर प्लैनेट सर। टाइम इंटरवल, लेट मी कंप्लीट, अगर कोई प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट करता है तो उसका एरियल वेलोसिटी सेम रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो द अल्टरनेट मेथड टू स्पीक second law is the aerial velocity of any planet is always remains constant। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया अपॉन टाइम। एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जो है ना, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड लॉ का आप दो, मतलब आपको जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हो। नंबर 1 आप ऐसा भी कह सकते हो कि एरिया स्वेप्ट बाय लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, नंबर 1। नंबर 2, अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे आगे थर्ड चैप्टर में हम ऐसा पढ़ते थे कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हम कहते थे। तो यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल एरिया है तो इसको एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं। तो फिर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? तो स्टेटमेंट ये बनेगा कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एंड एरियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट by the line joining the planet and sun per unit time, that is a aerial velocity. So new physical quantity comes into the picture, aerial velocity, that is the area swept by the line joining the planet and sun per unit time is defined as the aerial velocity and that is always remaining constant. This is the second law of a planetary motion, Kepler's second law for the planetary motion. Is that clear friends? अभी मैं उसको प्रूव करने वाला हूँ, बट ये अभी स्टेटमेंट मैंने आपको जस्ट बताया। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ अ प्लैनेटरी मोशन। तो फ्रेंड्स, मुझे प्रूव क्या करना है? तो मुझे ये प्रूव करना है कि एरियल वेलोसिटी जो होता है प्लैनेट का, वो कैसा होता है? Constant. वो कांस्टेंट होता है। मुझे ये प्रूव करना है। देखो स्टेटमेंट तो आपको पता है, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिखने का मेथड, स्टेटमेंट लिखने का मेथड अलग है, बाकी वो तो मीनिंग तो सेम ही है। मैंने क्या बताया था कि द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट इन द इक्वल इंटरवल टाइम इज ऑलवेज इक्वल। वही चीज़ यहाँ पे है। ओके, या फिर उसको इस हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर इस ऐसे नहीं लिखना है आपको तो और एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, अलग हिसाब से भी लिख सकते हो आप। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरियल वेलोसिटी that is equals to area swept per unit time of a planet is always remains constant। तो ऐसा भी कह सकता हूँ। चलो अब मुझे इसको प्रूव करना है, इसको मुझे प्रूव करना है। अब ये जो एरिया वेलोसिटी है उसको मैं डेल्टा ए बाई एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। मुझे इसको कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है। या फिर मैं उसको, अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा सा लेता हूँ तो आपको पता है कि ये डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ?
dA by dt. इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये एरिया जो स्वेप्ट हो रहा है ना उसको फाइंड करने की ट्राई करते हैं। मान लो कि जीरोथ इंटर हमने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उसको हम जीरोथ टाइम बोलेंगे। तो जीरोथ टाइम पे जो प्लैनेट का लोकेशन है ना वो P है। लोकेशन ऑफ द प्लैनेट इज एट द P। और डेल्टा टी इंटरवल के बाद, डेल्टा टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल खत्म होने के बाद उसका जो लोकेशन है वो P डैश हो रहा है। सो यू कैन जस्ट लुक एट द फिगर। तो प्लैनेट था कहाँ पे P पे था। तो फिर वो आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल इट विल एट द P डैश। तो क्या ये जो क्रॉस ये जो दिख रहा है वो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इट इज अ एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। इतना एरिया वो स्वेप्ट कर रही है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इन द डेल्टा टी इंटरवल टाइम। Yes, sir. प्लैनेट था P पे और पहुंच गया P डैश पे, तो इतना एरिया वो लाइन ने स्वेप्ट किया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, यस और नो। Yes, Yeah. sir. तो कैन आई से द एरिया swept by line joining planet and the sun in a delta t interval time is equals to the area of a triangle OSPP dash, area of triangle SPP dash। चलो क्या मैं इसको मैं S बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना उसको S मैंने बोल दिया, चलेगा। तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल SPP dash। यस। Yes, sir. चलो तो याद करो चैप्टर नंबर 7। अगर कोई भी ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है और उसके टू साइड के वेक्टर आपको पता है, उसके टू साइड के वेक्टर, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो ये जो एरिया है उसको डेल्टा ए अगर बोल देते हैं तो उसको कैसे मिलेगा, कैसे फाइंड। देखो ये जो वेलोसिटी, ये जो वेक्टर है ना, सन से शुरू करके प्लैनेट को कनेक्ट करते हैं हम जिस वेक्टर को, तो मान लो कि वो जो वेक्टर है वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू सन इनिशियली। तो दिस इज द वेक्टर आर एंड कैन आई से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v2p डैश, p2p डैश। ये p2p डैश जो Yes, sir. वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो मुझे ट्राइंगल के दो वेक्टर मुझे पता है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है वो हमने 7th चैप्टर के अंदर लास्ट में वही न्यूमेरिकल तो हमने डिस्कस किया था। उसके ऊपर से मैंने पैरेललोग्राम का एरिया कैसे मिलता है वो भी मैंने आपको बताया था, और पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम कैसे मिलता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। किसी को याद है ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा? हाफ मॉड्यूलस में वेक्टर है क्रॉस वेक्टर भी। वेरी गुड। सो दैट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ इन मोड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर पीपी डैश है, एंड दैट इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ। कैन आई से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम? Yes or no? Because the velocity is equals to displacement upon time. Yes or no? Yes, sir. चलो यस सर। करना क्या है, मुझे ये एरिया फाइंड करना है। इसको ये जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में भी वैलिड है, ये वेक्टर फॉर्म में भी वैलिड है। तो हाफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पीपी डैश। तो वेक्टर पीपी डैश के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? कैन आई राइट v डेल्टा t because displacement is equals to velocity into time interval। चलेगा फ्रेंड्स? अरे हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, yes. अब मैं है ना Yes, sir.
ये पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पूरे इक्वेशन को मैं ना डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेल्टा टी राइट साइड से तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या बचेगा फ्रेंड्स? Area. हाफ ऑफ, कैन आई से आर क्रॉस वी? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब मैं है ना इक्वेशन को m से इक्वेशन के राइट साइड को मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड मास से डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन के राइट साइड को मैं है ना मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड किया और मैंने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक बच्चा ऐसा पूछ रहा था कि सर यहाँ पे भी m नहीं लिखना चाहिए, दोनों मतलब ये m इंटू आर नहीं लिखना चाहिए। अरे भाई ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन थोड़ी ना है। कोई एक जगह पे आप मल्टीप्लाई करो तो हो गया काम खत्म। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये पूरा न्यूमरेटर जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो किसी एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दो तो चलेगा, उसको मतलब आर को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? yes, Yes. में आया? चलो ये m इंटू वी तो क्या होता है? Moment. linear momentum. तो वो तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, तो ये बचेगा आर क्रॉस पी। अब मुझे ये बताओ कि आर क्रॉस पी क्या होता है भैया? एंगुलर मोमेंट। Angular. तो दैट वाज द एंगुलर मोमेंटम। तो क्या फ्रेंड्स हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था एक एमसीक्यू 7 चैप्टर के एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए? Yes, sir. Yes, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? सर। Yes, sir. यस So this is the equation of the areal velocity. Yes, sir. Area swept per unit time is defined as the areal velocity. तो ये जो मुझे मिला वो किसका फॉर्मूला मुझे मिला? एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिला। चलो अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है? ये जो एरियल वेलोसिटी है वो कैसी है, मुझे ऐसा मुझे प्रूव करना है। Constant. कांस्टेंट। हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो इसको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी के बदले डी ए बाई डी टी भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन चीज ऐसी है कि मुझे क्या करना है, उसको कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है। वी आर एबल टू जस्ट डिराइव द इक्वेशन, बट वी वांट्स टू प्रूव दैट दिस मस्ट बी कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट आई कैन से आई हैड प्रूव्ड द केपलर सेकंड लॉ। अभी तो मुझे एरिया वेलोसिटी का मिला है, वो कांस्टेंट है ऐसा मुझे प्रूव करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लुक एट द फिगर। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिगर को देखो, देखा आपने फिगर को? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे प्लैनेट है, ये जो है ना वो प्लैनेट है। अब प्लैनेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन के द्वारा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? प्लैनेट के ऊपर सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? सेंटर। हाँ, टुवर्ड्स द सन लगेगा। माय राइट फ्रेंड? देखो ये फोर्स Yeah, yes. फोर्स का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है। इज इट क्लियर? यस और नो? तो Yes, sir. डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सन है, राइट? एंड यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है प्लैनेट का, वो पोजीशन वेक्टर ये डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताओ कि वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो तो आर एफ साइन थीटा है। बट मुझे ये बताओ कि वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ के बीच में एंगल यहाँ पे कितना है? 180। 180। तो साइन 180 क्या होता है? 0। 0। तो फिर ये इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको लिखना है स्टेटमेंट कि एज अ एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर एफ इज 180 डिग्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट इज ऑलवेज 0। चलो ये पता चला आपको, टॉर्क एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट इज ऑलवेज 0। चलो ये चीज समझ में आया आपको? तो फ्रेंड्स टॉर्क तो 0 हो गया, तो आपको ये भी पता होगा कि टॉर्क 0 है तो इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? Constant.
If the resultant external torque is a 0, then the angular momentum is constant. अब देखो ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, ऐसा प्रूव हो गया। अब मास तो प्लैनेट का जो मास है वो तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। जैसे अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 kg है, तो वो वही रहेगा। उसका मास का प्लैनेट का जो मास है वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स न्यूमरेटर भी यहाँ पे न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई नाउ आई कैन से द एरियल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी रिमेन्स टू बी, क्या कह सकते हैं हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो नाउ इट इज प्रूव्ड। तो क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? Yes. तो फाइनली द स्टेटमेंट is proved that the area swept by the line joining the sun and the planet is per unit time, that is the area velocity is always remains constant. तो कोई आपको ऐसा पूछे वन लाइनर में या फिर एमसीक्यू में कि केपलर्स सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच फंडामेंटल लॉ, तो आप क्या बोलोगे? केपलर्स सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच फंडामेंटल लॉ? देखो 4 फंडामेंटल लॉज थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये केपलर सेकंड लॉ प्रूव करने के लिए हमने कौन सा कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किया? कौन सा हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। परफेक्ट। तो कोई आपको ऐसा पूछे कि केपलर्स सेकंड लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच फंडामेंटल लॉ, तो आपको क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके द्वारा ही ये प्रूव हो रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो क्या ये पूरा थ्योरी आपके समझ में आया? Yes, sir. दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छी बात थी। तो पहले थोड़ा फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ एरिया कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये लिख दिया तो पहले है, बट रियलाइजेशन उसका होगा लास्ट में। इज दैट क्लियर टू यू? और ये चीज भी पहले बोल दी है कि भाई टॉर्क जीरो, यहाँ पे टॉर्क जीरो होगा बिकॉज जो वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ है ना, उन दोनों के बीच में एंगल पाई होता है, 180 होता है, साइन पाई साइन 180 जीरो होता है। दैट्स व्हाई द टॉर्क बिकम्स जीरो एंड हैंस द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो पहले ये दो चीज पहले बता दी है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट किया है, एरिया फाइंड किया। एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए क्रॉस बी। यहाँ पे वेक्टर ए आर है, वेक्टर बी वी डेल्टा टी है, फिर यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड किया, फिर मास से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कम्स आउट टू बी एल बाई 2m। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का है बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फिर जाके बताया कि भाई टॉर्क तो यहाँ पे जीरो है, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एल कांस्टेंट है तो राइट साइड कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई कैन से द केपलर सेकंड लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन इज अप्रूव्ड। तो क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस। यस सर। Question number 4 is an important 2 marker question. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि देखो अब जो प्लानिटरी मोशन था वो खत्म हो गया, अब लीगली ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन द सेम ट्रैक। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी इन द स्केलर फॉर्म। तो अभी हम ये जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है उसको स्केलर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशन, यूनिवर्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशन, उसको हम किस हिसाब से डिस्कस करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट के हाँ, वेक्टर के हिसाब, प्रोडक्ट की बात नहीं है, वेक्टर के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पहले इसको स्केलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्केलर फॉर्म का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन। ओके, तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर ऑन द सेम कॉन्सिक्वेंस। सो द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ अ ग्रेविटेशन इन जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्केलर फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपको ये पहले से ही पता है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो न्यूटन्स लॉ फॉर द यूनिवर्सल लॉ फॉर द ग्रेविटेशन, उसका स्टेटमेंट ऐसा है
every body or every particle in the universe exerts a gravitational attractional force on the other body. The force of attraction between these two bodies is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So F proportional to m1 m2 upon r square. So this is known as a Newton's universal law of gravity. So ये अगर proportionality हम साइन को रिमूव करेंगे तो हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा. So here a g is a universal gravitational constant. Why it is called universal constant? Because ये g का जो वैल्यू है ना वो यूनिवर्स में कहीं पे भी और कोई भी टाइम पे, यूनिवर्स में कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे ये जो g का वैल्यू होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है. एंड द वैल्यू ऑफ अ g इज फाउंड बाय द कैवेंडिश. कैवेंडिश ने g का वैल्यू कैसे फाइंड किया उसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे सिलेबस में से अभी कैंसिल कर दिया है. वो मेरे बुक में तो मैंने दिया हुआ है, बट एक्सपेरिमेंटली कैवेंडिश हैज फाउंड द वैल्यू ऑफ अ g and it is found to be a 6.67 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. So that value is found by Cavendish and it is remaining always constant throughout the universe at any instance, and hence it is known as a universal constant of a gravity. तो क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आई? One more thing, gravitational force is just a attractional kind of force. It is not the repulsive kind of force. एक बार ही आप रिपीट करोगे सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम. क्या रिपीट करूं? ये वाला डिराइव किया ना वो. नहीं, डिराइव नहीं किया है, वो स्टेटमेंट है कि भाई जो F होता है वो मास के प्रोडक्ट के सेम प्रोपोर्शन में होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है. तो स्टेटमेंट वाज एवरी पार्टिकल ऑन द यूनिवर्स exert a gravitational attractional force on the other particle. The force of attraction between the two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So this statement is known as a Newton's universal law for the gravity. And from this statement we can say F proportional to m1 m2 and F proportional to 1 upon r square. Combining them, F proportional to m1 m2 upon r square, removing the proportionality sign, we get the constant g here. F is equals to g m1 m2 upon r square, where g is a universal gravitational constant. Why it is known as a universal constant? Because its value remaining constant throughout the universe at any instance. It is found by the Cavendish. The last thing is this force of mutual attraction is always on the line joining the two particles. Obviously ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? तो दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके ऊपर ही ये डायरेक्शन होगा. On 1/2 will be in this direction, while on 2/1 in this direction. So आप चाहे F12 फाइंड करो या F21 फाइंड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? G मामा अपॉन R स्क्वायर और R12 स्क्वायर, where R12 is the distance between them. Is that clear, friends? So that is all Yes, sir. that is all about the Newton's law of gravity in the scalar form. Just scalar form में हमने डिस्कस किया. तो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में फाइंड. अब सेम चीज हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे. तो अभी जो क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो
अब तक हमने जो किया था वो जस्ट स्केलर फॉर्म था, मैग्नीट्यूड फॉर्म था। अब हम उसको वेक्टर फॉर्म में, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इन द वेक्टर फॉर्म। तो स्टेटमेंट तो वापस से वही है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is along the line joining the two bodies, obviously. And magnitude wise it is given by g mamma upon r square. अब ये चीज हमको पता है, बट अब मुझे करना क्या है? तो मुझे करना ये है कि मुझे इसको स्केलर फॉर्म के बदले वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना, उसका मतलब क्या हुआ? तो वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने का मतलब ऐसा हुआ कि हम अभी जो दोनों जो फोर्स है F12 एंड F21 ऑन 1/2 एंड ऑन 2/1, इसको हम वेक्टर फॉर्म में हम वो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर फॉर्म ऑफ अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वेक्टर फॉर्म लाने के लिए हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का अजम्पशन करेंगे। सो हियर वी हैव अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Let us m1 and m2 are the two particles having position vector r1 and r2. So these m1 and m2 are the two particles. They are having a position vector r1 and vector r2. So m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r1 है, m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r2 है। अब मान लो कि m1 से m2 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ना वो r12 है, m1 से m2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर r12 है। चलो ऐसा मान लो। तो मुझे सोच के बताओ कि R21 भी हो सकता है। नहीं, हम जनरली टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे। मैं उसको R21 या R12 या मैं उसको X भी बोल सकता हूँ, मुझे जो नाम देना है वो मैं दे सकता हूँ, बट विल गो विद द टेक्स्ट बुक। ओके, कुछ भी मैं XYZ मुझे जो भी देना है मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि यही लिखना है, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखो तो अच्छा रहेगा। ओके, यस सर। तो अब मुझे ये बताओ सोच के कि ये जो तीन वेक्टर है उसमें से कौन से दो वेक्टर का एडिशन, जो अगर ट्राइंगल तो बन रहा है, तो कौन से दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर होगा? R1 एंड R12 का R2 जितना होगा। एग्जैक्टली आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे हेड एंड टेल मिल रहे हैं। द ट्राइंगल लॉ इज ऑल्सो नोन एज अ हेड टेल लॉ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के हेड मिल रहे हैं, नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों के टेल मिल रहे हैं, नहीं चलेगा। बट हेड एंड टेल आर मीटिंग हियर, तो इन दोनों का वेक्टर, ये वेक्टर नंबर 1, ये वेक्टर नंबर 2, इन दोनों का वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। तो according to the triangle law, I can definitely say that vector r1 plus vector r12 must be equals to vector r2. Is that clear friends? क्या ये बराबर है? यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेक्टर r12, फिर उसको चाहे x भी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, वो जो भी है उसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स? R2 माइनस r1। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। चाहे फिर आप उसको x बोल दो, y बोल दो या z बोल दो, बट उसका वैल्यू इतना आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि मुझे ये जो फोर्सेस है F12 एंड F21, फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 बाय द पार्टिकल नंबर 2, दैट इज F12 ऑन 1/2 F12, एंड फोर्स ऑन 2/1 तो F21, तो उसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लाना है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आपको किसी भी वेक्टर को फाइंड करना है तो आपको दो चीज फाइंड करनी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा और इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। मतलब अगर आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तो वो वेक्टर आपको मिल सकता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो मुझे यहाँ पे F12 फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12 मुझे फाइंड करना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन F12 का क्या है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज मुझे मिल जाएगा
तो मुझे F12 वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो उसमें से एक चीज तो हमको पहले से ही पता है, मैग्नीट्यूड तो हमको पहले से ही पता है। देखो F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर R2 माइनस R1। अरे F12 का मैग्नीट्यूड, फोर्स 12 का मैग्नीट्यूड में उसकी बारे में देखो, यहाँ पे देखो, लुक एट दिस। G m1 m2 by r square. तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो पहले से ही पता है, जी मामा अपॉन R12 स्क्वायर और R12 स्क्वायर और R स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पे उसको मैं R12 डिस्टेंस को बोलते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? देखो मैग्नीट्यूड, यस सर। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, वो यस सर बोला। ओके गुड। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पहले से ही पता है, अब मुझे करना क्या पड़ेगा? डायरेक्शन। मुझे F12 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। F12 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि F12 का डायरेक्शन कौन सा है। तो देखो ये फिगर पे देखो, ये M1 मास है, ये M2 मास है। अब मुझे ये बताओ कि ये M1 जो मास है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एट्रैक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स M2। तो F12 का जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वाला होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? मुझे बताओ दोनों में से कौन सा की तरफ। मतलब 1 और 2? इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। तो One. डायरेक्शन F12 का डायरेक्शन लगेगा 1 और 2। 2. देखो M1 जो है ना वो M2 के तरफ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स है। तो M1 कौन से साइड जाने का ट्राई करेगा, टुवर्ड्स द M2 या अवे फ्रॉम द M2? टुवर्ड्स M2। तो फिर कौन सा वाला डायरेक्शन रहेगा F12 का? 1। ऊपर की तरफ रहेगा ना। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। So can I say this is the direction of F12 force? यस सर। F12 का डायरेक्शन ऐसा मैं कह सकता हूँ? यस सर। Okay. So this is the direction of vector F12. तो आप देख सकते हो कि वेक्टर F12 का जो डायरेक्शन है ना वो वेक्टर R12 के डायरेक्शन में ही है। देखो एक वेक्टर R12 भी उसी डायरेक्शन में था। Am I right फ्रेंड्स? देखो वेक्टर R12 भी उसी डायरेक्शन में है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि F12 का यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर एक ही है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। So here as a unit vector I can write vector R12 cap, unit vector of the R12. Is that clear friends? यस सर। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिखा? तो ये फॉर्मूला हमने 3rd चैप्टर में ऐसा सीखा था कि कोई भी वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ का प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर का, तो वो आपको वेक्टर देगा। तो इसके हिसाब से ये हमने लिखा। और मुझे ये एन कैप के बदले R12 कैप क्यों लिखना है? बिकॉज मुझे ऐसा पता चल गया कि F12 का जो डायरेक्शन है वो R12 के डायरेक्शन में ही है, एंड दैट इज व्हाई आई कैन राइट a unit vector as a R12 cap. आया बात समझ में फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये R12 कैप मुझे कैसे मिलेगा? तो ये R12 कैप कैसे मिलेगा? तो कि भाई कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है ना वो कैसे मिल सकता है? तो वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पता है ना फ्रेंड्स कि यूनिट वेक्टर R12 कैप, तो वेक्टर R12 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर R12 तो हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है, क्या मिला हुआ है वो? R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। तो अगर आपके पास M1 का पोजीशन वेक्टर है, M2 का पोजीशन वेक्टर है, तो सबसे पहले एक आप काम करो, R12 कैप फाइंड कर लो। अगर एक बार R12 कैप इस इक्वेशन के द्वारा मिल जाएगा आपको, R2 माइनस R1 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसका जो वैल्यू है आप ऊपर के साइड प्लेस कर दो और फिर आपका वेक्टर फॉर्म में F12 मिल जाएगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन M1 by M2. Similarly, if you want to find the force on M2 by M1, तो
उसका सिंबल क्या लेना चाहिए मुझे? ऑन m2 by m1, तो सिंबल क्या लेना चाहिए मुझे? F21 F21। तो उसका भी मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? उसका भी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, g मामा अपॉन r स्क्वायर। square बट उसका जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा? तो ये जो मास 2 है ना, वो कौन से तरफ एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन? तो towards M1. डाउनवर्ड। हाँ, टुवर्ड्स m1, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो m2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स m1 लगेगा। तो क्या इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन टोटली अपोजिट है r12 से? Yes, sir. तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, कैन आई से इट इज अ माइनस r12 कैप, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द r12, दैट इज व्हाई इट शुड बी अ यूनिट वेक्टर शुड बी टेकन माइनस r12 कैप। ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस g मामा अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 कैप। बट फ्रेंड्स, ये इतना जो पार्ट था, ये जो पार्ट था वो तो क्या था? ये जो पार्ट था वो तो F12 था। तो कैन आई से F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? Yes, sir. तो इसके ऊपर से ऐसा पता चला कि दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर जो लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसके डायरेक्शंस एक दूसरे से Opposite है. अपोजिट है, एंड दैट इज कंपेटिबल विद द विच लॉ ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। लॉज ऑफ द मोशन के कौन से लॉ के साथ ये कंपेटिबल है? थर्ड लो। Compatible with the third law of the laws of the motion, Newton's law of the motion. Is that clear, friends? Yes, sir. तो ये जो हमने किया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द वेक्टर फॉर्म हमने कर दिया। इज इट ओके? Yes, sir. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो स्केलर फॉर्म में था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वेक्टर फॉर्म में है। देखो, तो पहले स्टेटमेंट लिखा है, फिर स्केलर फॉर्म में F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू जी मामा अपॉन r स्क्वायर, इज इक्वल्स टू लिखना भूल गए हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू लिखना भूल गए। अगर आपके पास नोट्स है तो यहाँ पे इक्वल टू लिख दो। ओके, Yes, Yes, sir. sir. बाद इसके बाद फिगर ड्रॉ किया है, और फिर r12 कैप कैसे मिलता है वो लिखा है, फिर F12 इज इक्वल्स टू जी मामा अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 कैप। देखो यहाँ पे F21 इज इक्वल्स टू जी मामा अपॉन r स्क्वायर इंटू r21, F12 करोगे, ओके, तो m1 बाई m2। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मास m1 बाई m2। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना चाहिए भैया? यहाँ पे मिस्टेक है, F12। हाँ F12 F12 होना चाहिए, दोनों जगह पे F12 होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? R12. होना चाहिए। ये करेक्शन कर दो। उसके बाद जब जो लिखा है वो सब कुछ बराबर है, उसके बाद जो लिखा है वो सब कुछ बराबर है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो ये हमने कर दिया स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि अगर कोई पार्टिकल के आसपास 3-4 पार्टिकल्स हैं, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो, सपोज के कोई जगह पे मैं आपको बताऊं, चलो मान लो ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3, M4। तो मुझे ये बताओ कि ये M1 के ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा? M2, M3 and M4. तो M2 भी करेगा, M3 भी करेगा, M4 भी करेगा। तो मुझे ये पार्टिकल 1 का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल 1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समेशन।
तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन वो सभी फोर्सेस का मुझे क्या करना पड़ेगा? समेशन। Summation. But कैसा force is a vector quantity, तो more precisely you should say we have to take the vector sum of all such forces. So to do this process is known as a laws of superposition. तो कोई आपको ऐसा पूछे कि what is the meaning of the law of what is the superposition principle, तो आपको ऐसा लिखना है कि whenever any particle experiences more than one gravitational force, then the resultant gravitational force on that particle is equals to the vector sum of each gravitational force. This is known as a superposition principle. क्या ये समझ में आया friends? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. बोलो बोलो. कुछ नहीं सर. Yes, sir. तो अगर आपको पार्टिकल 1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपको ऐसा बता रहा है कि भाई जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस के आपको करना है सबका समेशन, Vector sum. वेक्टर समेशन एग्जैक्टली, ऑन 1/2 ऑन 1/3 ऑन. अभी मैंने F12 का फॉर्मूला डिराइव किया, जी मामा अपॉन R12 इनटू R12 कैप, इफ यू रिमेंबर. तो F13 मुझे क्या लिखना चाहिए? जी मामा अपॉन R13 स्क्वायर इनटू R13 कैप. जी मामा R14 का स्क्वायर इनटू R14 कैप एंड सो ऑन. So 2 marker question, state and explain law of superposition for the gravitation. That's all. इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है कि सीधी सी बात है, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा और उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. उसमें क्या है, सिंपल सी तो बात है. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6, 2 marker question. Explain the principle of the superposition for the gravitational force. A net gravitational force of the particle is the vector sum of the individual gravitational force acting on it. सीधी सी बात है और वो किया, देखो सभी का वेक्टर सम किया. Is it understood friend? तो ये 6th क्वेश्चन आप देख सकते हो, समझ सकते हो आराम से. ओके Yes, sir. चलो 7th क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के लिए है. आपको क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी प्रिपेयर करना है. तो ये जो सारे क्वेश्चन नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपको प्रिपेयर करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 को प्रिपेयर करना है. ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है. 7th क्वेश्चन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स है और उसके द्वारा दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो देखो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा. मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा. देखो चीज़ ऐसी है कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है. इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है और इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स है. अब मुझे है ना ऑब्जेक्ट 2 का फोर्स फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट 2 का ऑब्जेक्ट 1 के द्वारा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट 2 का कोई एक पार्टिकल लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट 1 के जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल के द्वारा ये जो फोर्स लग रहा है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा. फिर ये सेम प्रोसीजर दूसरे पार्टिकल के लिए करना पड़ेगा. वापस से जितने भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट 1 के हैं उसके द्वारा इसके ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा. वापस से ये पूरी प्रोसेस मुझे तीसरे पार्टिकल के लिए करना पड़ेगा. तो सोचो कितना लेथार्जिक हो जाएगा. तो इस के लिए हम क्या करेंगे? हम कैलकुलस यूज करेंगे. कैलकुलस, दैट इज कैलकुलस का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. तो बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दिस कैन बी कैरिड आउट. ये इजीली हो सकता है. फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऐसा करना आए हमको. बट खाली एक बात है कि अगर ऐसे कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है for the gravitational force between an extended object like a earth and point mass, तो ये डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो क्या करना पड़ेगा? इन दिस वे we can find the total force of the object by extended object
by the vector sum of the forces by object for every point mass. जितने भी point mass है उसका ऊपर जो भी force लग रहा है वो पहले find करते जाओ और फिर उसका addition करते जाओ. बट ऐसा करने के लिए हम कैलकुलस का यूज कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं. तो ये जस्ट आपको एक नॉलेज है कि भाई ये जो gm1m2 अपन r स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, वो पार्टिकल्स के लिए है, वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है. gm1m2 अपन r स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो पार्टिकल है. हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है तो ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी कैन अज्यूम द ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल. तो ये जो फॉर्मूला जी मामा अपॉन आर स्क्वायर है वो पहली बात याद आपको माइंड में होना चाहिए कि ये देखो एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था. आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन था कि एक स्फीयर था और उस यहाँ पे एक डिस्क था और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिया था, स्फीयर एंड डिस्क के बीच में. इसका मास भी m1 था, इसका मास m2 था, दोनों के रेडियस भी दिए थे, दोनों के रेडियस भी दिए थे और डिस्टेंस, और पूछा था कि फोर्स क्या होगा. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैड अप्लाई दैट फॉर्मूला gm1m2 अपॉन x स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बट गंदी बात, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं. ये gm1m2 अपॉन r स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, पार्टिकल के लिए. पार्टिकल. या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सके तो है. कौन कौन से केस में आप ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते थे, तो वो थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको पार्टिकल ले सकते हैं, तो हम gm1m2 अपन r स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो वो मैं आपको JEE नीट के लेक्चर में सिखाऊंगा कि क्या करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. उसके लिए टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम आएगा. और सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में और एक ही डायरेक्शन में, तो भी पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं. हाँ, तो कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, सही बात है. ओके, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो देखो डायरेक्टली आपको इसको एक्सेप्ट करना है. तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर कोई स्फेरिकल शेल हमारे पास है, उसका अज्यूम कर लो कि मास m है और उसके बाहर कोई दूसरा मास स्मॉल m है. तो in this kind of circumstances we can assume the whole mass of a shell is to be situated on its center, and after that you can apply the formula. which formula? अब ये देखो, अब दोनों पार्टिकल हो गया, तो अब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. जी मामा अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर कोई स्फेरिकल शेल के बाहर के लिए हम सोचते हैं, बाहर के पॉइंट के लिए, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि स्फेरिकल शेल का जितना भी मास है वो उसके सेंटर पे एज अ पॉइंट लाइक मास, एज अ पार्टिकल हम उसको मान सकते हैं. तो क्या ये पता चला फ्रेंड्स आपको, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको एक्सेप्ट करना है कि क्या ये चीज़ समझ, ये एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई. और दूसरी बात ये है कि कोई स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर अगर आप कोई पार्टिकल रखते हो उसके अंदर, तो याद रखना फ्रेंड्स, स्फेरिकल शेल के द्वारा अंदर के पार्टिकल के ऊपर का जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा. उसका थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, आपको पता चल जाए, इस टाइप का एक्सप्लेनेशन दूँ मैं. देखो मैंने है ना स्फेरिकल शेल के अंदर एक पार्टिकल रखा, राइट, यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल रखा हुआ है. अब मैंने है ना स्फेरिकल शेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. अब सोचो कि स्फेरिकल शेल के जो राइट साइड के जो पार्टिकल्स है शेल के अंदर के, वो ये अंदर के जो m को किस तरफ मतलब फोर्स लगाएंगे, तो अट्रैक्टिंग फोर्स. सब ये जो स्फेरिकल शेल के वॉल के ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो अंदर के मास को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स है. तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो मिलेगा ना, इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट मिलेगा वो इस साइड मिलेगा रिजल्टेंटली. और अब दूसरे साइड वाले जितने पार्टिकल है वो क्या करने का ट्राई करेंगे, शेल के ये साइड के जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या करने का ट्राई करेंगे, तो वो है ना इस पार्टिकल को खुद के तरफ लाने का ट्राई करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे इस तरफ. और इसका रिजल्टेंट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा
कि राइट साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स है ना वो सेम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा अंदर के पार्टिकल के ऊपर? 0। अब एक बंदा ऐसा पूछ रहा था कि सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत सारे पार्टिकल है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा? नो डाउट लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे पार्टिकल है, बट साइमल्टेनियसली वो डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना, सबका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। राइट साइड कम पार्टिकल्स है बट साइमल्टेनियस डिस्टेंस भी कम है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है वहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है वहाँ पे डिस्टेंस भी कम है, तो फाइनलाइजली क्या होगा? सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। कोई यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। नंबर वन, अगर कोई शेल है स्फेरिकल शेल, उसके बाहर अगर कोई पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो आपको क्या मान के चलना है? पूरा स्फेरिकल शेल कहाँ पे आ गया ऐसा मान के चलना है? सेंटर में। सेंटर पे। एंड देन आफ्टर यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला G(m)/r²। बट अगर कोई शेल के अंदर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल? 0। 0। दैट इज द रूल, दैट इज द स्टेटमेंट। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है एमसी के लिए। द ग्रेविटेशनल, मैं पढ़ रहा हूँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द होलोस्फेरिकल शेल of a uniform density on the particle outside the shell is equals to the force which can be obtained by considering the entire mass of the shell as situated concentrated on its center. Number 1. तो आउटसाइड के लिए आपको शेल का पूरा मास जो है वो सेंटर पे है ऐसा मान के चलना है। नंबर 2, the force on the particle at any point inside a holospherical shell, inside the shell, so the resultant force inside the shell is always 0. तो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स हमने आज 1 to 7th क्वेश्चन डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें हमने 1 to 7th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। होमवर्क और वगैरह मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, बाय। Bye, sir. सेशन Bye, में यहाँ पे sir. फिनिश करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। सर हाँ बोलो। बाय। बाय 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 बाय।